यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज के इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू स्टार्ट हमारी नेक्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स एंड इन विच वी विल सी फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन अवर एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, इसमें हम पहला क्वेश्चन बच्चों ये लिखते हैं कि हमें किस चीज़ को डिफाइन करनी है। डिफाइन सिस्टम कॉमा सराउंडिंग्स एंड यूनिवर्स। हमें बच्चों डिफाइन करनी है क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, क्या होता है यूनिवर्स विथ एग्जाम्पल। किसके साथ डिफाइन करना है बच्चों? वी हैव टू डिफाइन दीज थ्री थिंग्स विथ एग्जाम्पल। इज इट क्लियर बच्चों? हमें एग्जाम्पल के साथ इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करना है। चलिए, अब देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं। सपोज करिए कि यह हमारी लेबोरेटरी है ना, दिस इज अवर लेबोरेटरी। इस लेबोरेटरी में अगर ये पूरी की पूरी जो हमारी लेबोरेटरी है, जो हमारी लैब है, इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्स। क्या कह सकते हैं बच्चों? यूनिवर्स। इस पूरी लैब को हम यूनिवर्स कह सकते हैं। इस लैब में एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस पूरी जगह में बच्चों इतनी जगह है जहाँ हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सिस्टम वेयर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम। और इस केमिकल रिएक्शन वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी की जो जगह है, यानी यूनिवर्स का बाकी के जो पोर्शन है, ये कहलाएगा सराउंडिंग। दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो कोई अगर हमसे पूछे बच्चों कि व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग एंड व्हाट इज यूनिवर्स, तो वी कैन से दैट द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, ये पूरा का पूरी लैब हमारी यूनिवर्स है। इस लैब का जो स्पेसिफिक पोर्शन है विच इज सेलेक्टेड फॉर द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन द रिएक्शन। जो सेलेक्ट हो रहा है कि वहाँ पर हम उसको टेम्परेचर के इफेक्ट को, प्रेशर के इफेक्ट को या कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझा सकते हैं, उसे हम सिस्टम बोलेंगे। उस पोर्शन को छोड़कर बाकी का जो पार्ट है यूनिवर्स का, वो कहलाएगा सराउंडिंग। चलिए एक अगला एग्जांपल मैं आपको दूं, समझिए बात को। सपोज करिए दिस इज अवर टेस्ट ट्यूब। दिस इज अवर टेस्ट ट्यूब है ना। इसको अगर कोई पूछे कि तिवारी सर ये क्या है, वी कैन से दिस इज टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में बच्चों ये पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब हम कह सकते हैं कि दिस होल टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में बच्चों अप टू हियर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन हो रही है। इतने पोर्शन को हम कह सकते हैं बच्चों सिस्टम। इसको हम कह सकते हैं सिस्टम। इसको छोड़ के टेस्ट ट्यूब का बाकी का जो पोर्शन है, ये जो पूरा का पूरा बाकी का पोर्शन बचा है, दैट इज कॉल्ड एज बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया हमारा। पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब हो गया यूनिवर्स, up to which where chemical reaction takes place is called system and the remaining portion is called as surrounding. तो बच्चों that portion of universe which is selected for the study of effect of temperature, pressure or concentration is called as system. The remaining portion of the universe is called as surrounding. In other words we can say system plus surrounding is equal to universe. तो बच्चों इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं क्या होता है सिस्टम। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम हम किसे कह सकते हैं? तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स which is selected for study of effect of temperature, pressure and concentration on the reaction is called, उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? is called system। पूरा का पूरा यूनिवर्स है बच्चों। उस यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसको हम सेलेक्ट करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम सिस्टम बोलते हैं। बाकी का जो टुकड़ा है
बाकी का जो टुकड़ा है, जो सिस्टम का पोर्शन नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग्स। ठीक है, उसे हम सराउंडिंग्स बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो पोर्शन, द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट द पोर्शन ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम का पार्ट नहीं है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम का पार्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इज कॉल्ड एज सराउंडिंग्स, है ना। उस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। इज इट क्लियर बच्चों? इन शॉर्ट वी कैन से, क्या बच्चों हम ऐसा नहीं कह सकते क्या? बताइए। देयरफॉर वी कैन से बच्चों, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। बोलो भाई हाँ की ना? बिल्कुल तिवारी सर, हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो यूनिवर्स होता है, और यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसे हम किसी भी चीज़ की स्टडी, रिएक्शन की स्टडी करते हैं, उसे हम सिस्टम बोलते हैं, और उसको छोड़कर बाकी का हिस्सा वो हमारा सराउंडिंग होता है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स, है ना। बहुत 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 मजेदार चीज़ है बच्चों। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग एंड व्हाट इज यूनिवर्स। अब हमारा इसमें एक चीज़ बचा बच्चों कि तिवारी सर इसका कोई एक एग्जाम्पल बताइए, सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल पूरी की पूरी जो हमारी लैब है, अगर हम इसको यूनिवर्स मान लें, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्स मान लें, पोर्शन वेयर रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो पोर्शन जहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही है उसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैब इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो वी कैन से रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैब का जो बचा हुआ पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। और पूरी की पूरी जो हमारी लैब है वो यूनिवर्स कहलाएगी, है ना। दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल। कोई अगर हम टेस्ट ट्यूब लें, अगर हम पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब लें, पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब क्या कहलाएगा बच्चों? जल्दी बता दो। यूनिवर्स। जहाँ तक केमिकल रिएक्शन हो रही है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड एज सराउंडिंग्स। तो बच्चों आई थिंक our example will become very clear. You can take example of laboratory or you can take example of this test tube. Is it clear? So in this way our this concept becomes very much clear that what is system, what is surrounding and what is universe. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। इस सेगमेंट में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर देयर, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, है ना। इस पर रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि किस तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे। आई विल एक्सप्लेन यू। चलिए भाई हम आंसर भी देते हैं। पहला जो सिस्टम है बच्चों हमारा वो है ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं बच्चों? ओपन सिस्टम। क्या होता है भाई ओपन सिस्टम? देखिए बच्चों, ऐसा सिस्टम, दैट सिस्टम विच एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी विथ इट सराउंडिंग। भाई सपोज करिए हमने एक कप लिया, उस कप में हमने टी भर के रख दिया, चाय भर के रख दिया बच्चों। तो जब हमने ये चाय भर के रख दिया तो क्या हुआ? ये पूरा का पूरा कप हमारा हो गया सिस्टम। इसके चारों तरफ का पोर्शन जो हो गया, वायुमंडल या कमरा जो भी है, ये हो गया सराउंडिंग, है ना। ये हमारा कप क्या हो गया? कप हमारा हो गया सिस्टम। और इन दोनों को प्लस कर दें तो ये दोनों के दोनों ये क्या हो कहलाएंगे? ये कहलाएंगे यूनिवर्स। तो बच्चों अगर हमारा कप खुला है तो क्या होगा? ये वेपर बन के उड़ेगी, ये चाय वेपर बन के उड़ेगी। तो कुछ मास कम होगा कि नहीं होगा? भाई मास कम होगा, बहुत ही माइन्यूट कम होगा, जो हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर इसका इवेपोरेशन हो रहा है। तो मास का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मास सिस्टम से कहाँ जा रहा है? सराउंडिंग में जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये हो रहा है, ठीक है। एनर्जी, ये गर्म चाय थी, चाय की धीरे धीरे क्या होगी? ठंडी हो जाएगी। तो ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ मास का एक्सचेंज भी करता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज करता है, उसे हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे बच्चों? ओपन सिस्टम। ठीक है। कप में आप गर्म दूध ले लीजिए, कप में आप गर्म चाय ले लीजिए, कप में आप गर्म कॉफ़ी ले लीजिए। तो क्या होगा? एक तो एवोपरेशन जब इसका होगा तो उसकी क्वांटिटी कुछ कम होगी, तो मास का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में, और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है। पहले चाय गर्म थी
और फिर आपकी चाय ठंडी हो गई। तो हम बच्चों कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम, दैट सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी मतलब हीट, एनर्जी as well as mass with its surrounding, एनर्जी का एक्सचेंज करता हो या मास का एक्सचेंज करता हो अपने सराउंडिंग के साथ, इज कॉल्ड, ऐसे सिस्टम को बच्चों हम कौन सा सिस्टम कहते हैं? बोलो, ओपन सिस्टम। तो कोई बच्चों अगर आपसे पूछे कि क्या होता है ओपन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल बच्चों लिख सकते हैं क्या? हॉट टी केप्ट इन अ कप, बिल्कुल लिख सकते हैं तिवारी सर। हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हॉट टी केप्ट इन अ कप, है ना। केप्ट इन अ कप, कप तो खुला ही होता है कि अगर हम कप के अंदर बच्चों गर्म चाय रख दें तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि चाय ठंडी भी हो रही है, हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, और साथ साथ में अगर वो इवेपोरेट हो रही है तो उसका मास भी कम हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे बच्चों ओपन सिस्टम, है ना। ये पहला सिस्टम होता है। चलिए नोट कर लिया। दूसरे सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। सेकेंड सिस्टम इज क्लोज्ड सिस्टम। हमारा जो अगला सिस्टम होता है उस सिस्टम की अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। ऐसे सिस्टम को बच्चों हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। सपोज करिए हमने एक डब्बा लिया, हमने स्टेनलेस स्टील का एक डब्बा लिया, ये डब्बा लिया बच्चों, इस डब्बे को हमने ऊपर से क्लोज कर दिया। मान लीजिए इसके अंदर गर्म चाय भरी है, गर्म दूध भरा है। अब क्या होगा? ये डब्बा जो है चूंकि स्टील का बना है, इंसुलेटेड नहीं है, अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है कि एनर्जी जो है वो अंदर से बाहर जा रही है, क्योंकि ये गर्म चाय या गर्म दूध अपने आप ठंडा हो जाएगा। लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एवोपरेट होगा तो एवोपरेशन के बाद फिर से कंडेंस होकर फिर से इसी में गिर जाएगी। जो चाय होगी या जो दूध होगा वो फिर से इसी में आ जाएगा। तो बच्चों ऐसा सिस्टम जो एनर्जी या हीट का एक्सचेंज तो करता है लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं करता, उसे हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं बच्चों? बताओ। दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। ऐसे सिस्टम को बच्चों हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम, दैट सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी, जो एनर्जी को तो एक्सचेंज करता है, विच एक्सचेंज एनर्जी but not mass with its surrounding, but not mass with its surrounding, है ना, अपने सराउंडिंग से मास का एक्सचेंज नहीं करता, is called closed system। ऐसे सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं? बोलो बच्चों, क्लोज्ड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हॉट मिल्क, गरम दूध ले लिया इस टाइम, केप्ट इन अ क्लोज्ड स्टेनलेस स्टील वेसल, स्टील का बर्तन है बच्चों जिसमें गरम दूध भरा हुआ है। तो अगर स्टेनलेस स्टील के बर्तन में गरम दूध भरा हुआ है तो क्या होगा? वो अपने आप ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? वो क्वांटिटी उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि वो डब्बा बंद है। अगर वो एवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा तो फिर से वो कंडेंस हो जाएगा। तो उस ऐसे सिस्टम को बच्चों हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। जिस सिस्टम के अंदर एनर्जी का तो एक्सचेंज होता है लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होता। तो बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन रीजनिंग भी आता है। क्या आता है कि फॉर एग्जाम्पल हॉट मिल्क केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ सिस्टम एंड वाई। भाई गरम मिल्क है, गरम दूध है जो किसी क्लोज्ड वेसल में बंद है, तो ये बताओ ये किस तरह का सिस्टम होगा? तो हम ये लिखेंगे कि हॉट मिल्क केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल विल बी एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम बिकॉज इट कैन एक्सचेंज एनर्जी। ये हीट को एक्सचेंज कर सकता है बट इट कैन नॉट एक्सचेंज मास। तो रीजनिंग क्वेश्चंस भी बच्चों हमारे पेपर में आ सकते हैं। चलिए तीसरे टाइप के सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। हमारा तीसरे टाइप का जो सिस्टम है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम है बच्चों हमारा, उसे हम कौन सा सिस्टम कहेंगे? थर्ड वन इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड। ये तीसरा वाला है, उसे हम कहेंगे
आइसोलेटेड सिस्टम। तिवारी सर, ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? बच्चों आप लोगों ने थर्मल फ्लास्क का नाम सुना होगा, है ना? बिल्कुल तिवारी सर, थर्मल फ्लास्क। सर हमने तो नहीं सुना थर्मस। देसी भाषा में बच्चों हम इसे थर्मस कहते हैं, है ना? सुना होगा। है तो थर्मल फ्लास्क, तोड़ते 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 ये थर्मस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। थर्मस क्या होता है बच्चों? आपने सुना होगा, इसके अंदर की जो वॉल होती है ना, वो कांच की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है। और आपने पढ़ा है ग्लास इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। इसको हम बंद कर देते हैं। इसमें यदि हम कोई गर्म चीज़ रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा समय तक गर्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि थर्मल फ्लक्स जो होता है वो तो न तो एनर्जी को एक्सचेंज करता है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करता। एनर्जी जो हीट है वो हालांकि काफ़ी देर तक रखेंगे तब तो वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन 1 या 2 घंटा रखने पर वो ठंडी नहीं होती है। तो क्या होता है, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता और इसमें मास का भी एक्सचेंज नहीं होता क्योंकि ये बंद है। तो अगर हम गर्म चाय थर्मल फ्लास्क के लिए रख दें तो काफ़ी समय तक वो गर्म रहेगी। तो बच्चों ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ न तो मास का एक्सचेंज करता है और नहीं एनर्जी का एक्सचेंज करता है, न तो एनर्जी का एक्सचेंज करता है, ऐसे सिस्टम को बच्चों हम कौन सा सिस्टम कहते हैं बताओ? सच सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इस बात को लिख सकते हैं कि ऐसा सिस्टम दैट सिस्टम, ऐसा सिस्टम दैट सिस्टम which neither exchange energy मतलब हीट, जो एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करता, नॉर मास विथ इट्स सराउंडिंग, नॉर मास विथ इट्स सराउंडिंग, न तो मास को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, इज कॉल्ड, ऐसे सिस्टम को बच्चों हम कौन सा सिस्टम कहते हैं? इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे सिस्टम को बच्चों हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? इसका एग्जांपल ले सकते हैं हॉट टी या हॉट मिल्क केप्ट इन अ थर्मल फ्लास्क, केप्ट इन अ क्लोज्ड, बंद होना चाहिए भाई, केप्ट इन अ क्लोज्ड थर्मल फ्लास्क, केप्ट इन अ क्लोज्ड थर्मल फ्लास्क। अगर कोई थर्मल फ्लास्क है जो बंद है, थर्मस बंद है और उसके अंदर गर्म चाय रखी है बच्चों, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। नोट कर लीजिए बच्चों, इज इट क्लियर? चलिए, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चों इस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ओपन सिस्टम। अच्छा, पेपर में रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे आ सकता है बच्चों? लिसन, हॉट टी केप्ट इन अ क्लोज्ड thermal flask will belongs to which type of system and why? So we'll say that it will belongs to isolated system because in this particular case neither exchange of energy nor exchange of mass takes place. तो एक इसका एग्जांपल होगा बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम का। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों समटाइम्स हमसे प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू अस रिगार्डिंग प्रोसेस, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, या राइट शॉर्ट नोट ऑन एडिबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस। तो इस बात को भी ध्यान दीजिए। चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना? मान लीजिए आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया, राइट नोट ऑन, मान लीजिए आपसे नोट पूछा गया, पहला इन्होंने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है बच्चों हमारी? पहली प्रोसेस है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? आइसो मतलब होता है सेम और थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। तो बच्चों कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन के शुरू होने से लेकर केमिकल रिएक्शन के खत्म होने तक अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ऐसी प्रोसेस को बच्चों हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रोसेस या दैट प्रोसेस इन विच, जिसमें द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इन विच the temperature of system remain constant, है ना? हमेशा एक जैसा रहता है, remain constant during the completion of chemical reaction, during the, है ना? बहुत इजी चीज है, remain constant during the completion of chemical reaction, during the completion of chemical reaction, है ना? उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस।
है ना, इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। भाई हमारी रिएक्शन शुरू हुई, शुरू होने से लेकर रिएक्शन क्या खत्म होने तक अगर सिस्टम का टेम्परेचर एक जैसा रहता है तो ऐसी प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आप यहां से भी नोट कर सकते हैं, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। अब बच्चों सपोज करो, मान लो ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है और हमें इसका टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना है, क्योंकि तभी तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगी। भाई ये सिस्टम हो गया, बाहर का पोर्शन सराउंडिंग हो गया और सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स हो गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ 25 की जगह 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है तो एक्सेस जो हीट होगी वो इस सिस्टम से बाहर कहाँ चली जाएगी तिवारी सर, वो सराउंडिंग में चली जाएगी सिस्टम से। अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम है, 20 डिग्री है, हमें रखना 25 है, तो 5 डिग्री हम सराउंडिंग से सिस्टम को दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। तो यहां पर हम एक काम बोल सकते हैं कि टू कीप द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, टू कीप, है ना, ध्यान से समझिएगा, टू कीप द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, सिस्टम के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग में टेक्स प्लेस। हम ये लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज बच्चों, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग में टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग में टेक्स प्लेस, सिस्टम के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। तिवारी सर मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 25 डिग्री हमें रखना है, टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रखना है, 25 की जगह 30 हो गया तो 5 डिग्री टेम्परेचर सिस्टम से बाहर निकल जाएगी, हीट बाहर चली जाएगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 20 डिग्री हो गई, हमें 25 रखना है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो बाहर से अंदर आ जाएगा। कैसे भी हम हीट करके कैसे भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो बच्चों व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? तिवारी सर ऐसी प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और टेम्परेचर सिस्टम को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट है या जो एनर्जी है उसका एक्सचेंज हो सकता है। तो हमारा जो पहला शॉर्ट नोट आ सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, ये इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में पूछा आता है, टिक कर लीजिए, है ना। मान लीजिए आइसोथर्मल की जगह मैं आपको दे देता हूं आइसोकोरिक प्रोसेस। मैंने लिख दिया आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है भाई। तो बच्चों देखिए, दैट प्रोसेस इन विच, टेम्परेचर हटा दीजिए, टेम्परेचर की जगह पर लिख दीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये ध्यान रखना। आइसोथर्मल में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक, कोर मतलब वॉल्यूम। तो दैट प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना, इज कॉल्ड, बोलो बच्चों, इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर कोई ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिनमें रिएक्शन के शुरू होने से लेकर रिएक्शन के खत्म होने तक अगर उस सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उस सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है बच्चों, तो ऐसी प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। भाई हमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। भाई मान लीजिए ये कोई एक मूवेबल पिस्टन है, ये हमारा एक मूवेबल पिस्टन है, इस समय इसका वॉल्यूम है 2 लीटर, 2 लीटर वॉल्यूम है, 2 लीटर, ठीक है। हमें इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो टू कीप द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, टू कीप द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, एक्सटर्नल वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए, टू कीप द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, एक्सटर्नल वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम। उस सिस्टम पर बच्चों हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ सकता है। सो टू कीप द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, एक्सटर्नल वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम। तिवारी सर कैसे बताओ? मान लीजिए कि ये मोबाइल पिस्टन है, ये जो पिस्टन है आपका, ये मोबाइल है। कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हम इसको नीचे दबाएंगे,
ताकि इसका वॉल्यूम 2 लीटर का 2 लीटर ही बना रहे, बढ़े नहीं। तो हमने इसके ऊपर वर्क किया कि नहीं किया? किया। अब मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो अगर इसका वॉल्यूम कम होगा तो हम इस पिस्टन को ऊपर करेंगे। यानी रिएक्शन के शुरू होने से लेकर रिएक्शन के खत्म होने तक बच्चों हमें इसके वॉल्यूम को कैसे रखना है? हमें इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो ऐसी प्रोसेस को बच्चों हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो मैंने लिखा भी है कि टू कीप द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, एक्सटर्नल वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारी जो अगली प्रोसेस है जिस पर हमारे पेपर में पूछा जाता है वो है आइसोबेरिक प्रोसेस, है ना? शॉर्ट नोट आता है बच्चों, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोबेरिक प्रोसेस। ये तो समझ में आएगा। देखिए बेरिक है ना, बी का उल्टा करिए तो पी बन जाएगा। आइसोबेरिक प्रोसेस, बी का उल्टा करेंगे तो पी बन जाएगा, और पी का मतलब होता है बच्चों प्रेशर। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो दैट प्रोसेस इन विच, आपने एक ही रिएक्शन में सारा कर दिया, इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन शुरू हुई, शुरू होने से लेकर खत्म होने तक अगर उस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट होता है बच्चों, तो ऐसी प्रोसेस को हम आइसोबेरिक प्रोसेस कहते हैं। टू कीप द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम को, अच्छा वॉल्यूम नहीं, अब हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है। भाई मान लीजिए कोई बर्तन में रिएक्शन हो रही है, उसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो हम प्रेशर को कम कर देंगे, रिड्यूस करेंगे। उसका प्रेशर कम हो रहा है, हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें उस पूरे के पूरे रिएक्शन का, उस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? टू कीप द प्रेशर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, अगर हमें उसका प्रेशर कांस्टेंट रखना है, टू कीप द प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, एक्सटर्नल वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम। उस सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए बच्चों हम उस सिस्टम पर एक्सटर्नल वर्क कर सकते हैं। तो अगर ऐसी प्रोसेस है तो उसे हम बोलेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस। तो बच्चों पहली प्रोसेस हमने आपको बताया आइसोथर्मल, दूसरी प्रोसेस आपको बताया आइसोकोरिक, और तीसरी प्रोसेस आपको ये बताने जा रहे हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगली प्रोसेस बच्चों हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे पेपर में आई है, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें दो ऐसी प्रोसेस है जो जनरली हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल, और दूसरी एडियाबेटिक। तो ये चौथी हमारी जो प्रोसेस है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, वो है एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना? क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में बच्चों जो हमारा सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम की जो दीवार होती है वो इंसुलेटेड होती है। कैसी होती है? इंसुलेटेड वॉल होती है। तिवारी सर समझ में नहीं आया कि इंसुलेटेड वॉल क्या होती है? इंसुलेटेड वॉल वो होती है बच्चों जिससे हीट न तो अंदर से बाहर जा सकती है और न ही बाहर से अंदर जा सकती है। हीट इंसुलेटेड वॉल इज दैट वॉल इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट और एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। तो एनर्जी सिस्टम से बाहर यानी सराउंडिंग, ये सिस्टम हो गया बच्चों। बाहर वाली जगह क्या हो गई? बाहर वाली जगह तिवारी सर अभी कुछ देर पहले आपने बताया था सराउंडिंग हो गई, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलाकर तिवारी सर यूनिवर्स हो गया। तो ऐसा सिस्टम बच्चों जिनमें न तो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है, न ही सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है, ऐसे सिस्टम को बच्चों या ऐसी प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं बच्चों? यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रोसेस, दैट प्रोसेस, है ना, दैट प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और हीट, इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना, हम लिख सकते हैं इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं हीट, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। क्यों नहीं होती है तिवारी सर? ड्यू टू देयर इंसुलेटेड वॉल, क्योंकि इसकी दीवार ऐसी होती है जिससे हीट बाहर नहीं जा सकती, टेक्स प्लेस। क्यों भाई? ड्यू टू देयर इंसुलेटेड वॉल, ड्यू टू देयर इंसुलेटेड वॉल, है ना। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बच्चों आप मुझे बताओ, इसमें हीट न तो अंदर जा रही है न तो बाहर जा रही है, इसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता।
तो बच्चों इन दिस वे आई टोल्ड यू अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, आइसोबेरिक प्रोसेस in which pressure remain constant, adiabatic process in which exchange of energy between system and surrounding does not take place. Is it clear बच्चों? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि हम कहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं. Is there any problem to anyone? चलिए नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों. बच्चों हमसे कभी कभी पेपर में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है. व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, है ना. इंटरनल एनर्जी को बच्चों हम जनरली कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू. क्या होता है बच्चों, द सम ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय अ सिस्टम. कोई एक सिस्टम है और उसमें जितने टाइप की जो एनर्जी होगी, इन सारी एनर्जी के टोटल को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. इज इट क्लियर बच्चों. इट इज़ डिनोटेड बाय यू. तो हम ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ द वेरियस एनर्जीज, अलग अलग टाइप की जो एनर्जीज होती हैं, द सम ऑफ द वेरियस एनर्जीज पजेस्ड बाय अ सिस्टम, जो किसी सिस्टम में होता है बच्चों, उसे हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी. द सम ऑफ द वेरियस एनर्जीज पजेस्ड बाय अ सिस्टम, जो किसी सिस्टम में होती है, पजेस्ड POSSED, possessed by the system is called internal energy. उसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं बच्चों, उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. काय से डिनोट करते हैं, यू से. सपोज करिए कि मान लीजिए किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन है, वो घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. मान लीजिए वो वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी. मान लीजिए किसी सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी. अगर वो टकरा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, है ना. अगर वो टकरा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी. अगर दो चीज़ मिल रही हैं उसके कारण अगर एनर्जी निकल रही है तो इंटरेक्शन एनर्जी. इन सारी एनर्जी के टोटल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यू. दिस यू इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. ठीक है बच्चों. एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने जो अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में आपको पढ़ाया है कि मास एंड एनर्जी, तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि मास को हम मैटर भी कह सकते हैं. तो मास की जगह पर आप मैटर बोल दें तो भी सही है, मास बोल दें तो भी सही है. जैसे मैंने ओपन सिस्टम बोला, क्या बोला, दैट सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग. तो हम ये भी बोल सकते हैं विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग. मास और मैटर इज द सेम थिंग. इस बात को आप ध्यान रखिएगा. इज इट क्लियर. चलिए तो यहाँ हम बाय द वे पढ़ रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं. तो किसी एक सिस्टम के अंदर जितने टाइप की जो एनर्जी होती हैं उसके टोटल को बच्चों हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी E, वाइब्रेशनल एनर्जी EV, पोटेंशियल एनर्जी EP, काइनेटिक एनर्जी EK, इंटरेक्शन एनर्जी EI. इन सारों के टोटल को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी. अगला एक क्वेश्चन है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो टाइप के फंक्शंस होते हैं बच्चों, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन. ठीक है चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, व्हाई इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन. एक क्वेश्चन ये है बच्चों, व्हाई इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, व्हाई इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन, इज अ स्टेट फंक्शन. किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसे हम स्टेट फंक्शन क्यों कहते हैं. बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिखा, ये हमारा रिएक्टेंट है, और ये हमारा बच्चों ये हमारा प्रोडक्ट है ना. मैं आंसर बताने जा रहा हूँ. इसकी जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट है, ये पहली वाली स्टेट है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई, ये इनिशियल स्टेट है. ये रिएक्शन खत्म हो गई, प्रोडक्ट बन गया, ये कौन सी स्टेट आ गई तिवारी सर, ये फाइनल स्टेट हो गई. इनिशियल स्टेट में इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी. आपको याद है कि ये जो इनिशियल स्टेट में कौन सी एनर्जी है, बोलो, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. अगर मैं आपसे बोलूं कि सिस्टम की एनर्जी इनिशियल स्टेट में कितनी है, आप बोलोगे U1. यहाँ मैंने U2 लिख दिया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन फाइनल स्टेट, इंटरनल
एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये कौन सी स्टेट में है? इन इनिशियल स्टेट। ये कौन सी स्टेट में है? इन फाइनल स्टेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, थोड़ा क्वेश्चन को सुधार लीजिए, वाई चेंज इन, है ना, यहाँ बच्चों ऐसा लिख लीजिएगा, वाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन, कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है उसे हम स्टेट फंक्शन क्यों कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस इंटरनल एनर्जी के चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप बोलोगे तिवारी सर हम ये लिखेंगे डेल यू इज इक्वल टू u2 माइनस u1, कि अगर हम फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी से इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि भाई शुरू में इंटरनल एनर्जी कितनी थी और हमारी रिएक्शन जब खत्म हुई उस समय इंटरनल एनर्जी कितनी थी, तो लास्ट में माइनस इनिशियल में, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट इन द पाथ, बीच में डिपेंड नहीं कर रही है। इसलिए बच्चों हम इसे स्टेट फंक्शन कहते हैं, है ना। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल यू को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? डेल यू इज कॉल्ड एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम डेल यू इज इक्वल टू u2 माइनस u1, तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल यू यानी वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन होती है बच्चों। तिवारी सर स्टेट फंक्शन क्यों होती है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज मैं इस तरफ खड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन initial and final state of the system. It depends on initial and final state of system. ये सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन। तो हम पूरा ये लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि सिंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द स्टेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, है ना। सो देयरफॉर डेल यू इज अ स्टेट फंक्शन, क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि शुरू में उसकी कितनी इंटरनल एनर्जी थी, बाद में उसकी कितनी इंटरनल एनर्जी है, दोनों को माइनस किया तब तो जाके चेंज इन इंटरनल एनर्जी आई। इसलिए बच्चों हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, नॉट इट इज अ पाथ फंक्शन। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए नोट डाउन, हम इसके आगे बढ़ेंगे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्या होती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव, देखिए रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं बच्चों, लिसन इट केयरफुली। तो पहले आप ये समझ लेंगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चंस। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। गिव एग्जांपल, उसका आप क्या दीजिए, एग्जांपल दीजिए। इज इट क्लियर बच्चों? तो अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम whose values depend on the quantity और size of the matter। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों that properties of system, है ना, समझिएगा इस बात को, that properties of system की वो प्रॉपर्टी, that properties of system whose value, जिसकी वैल्यू depend on क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर। उसकी वैल्यू दो पे डिपेंड करती है बच्चों, या तो क्वांटिटी पे या तो साइज पे मैटर की। हुज वैल्यू डिपेंड ऑन क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर। देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों। हुज वैल्यू डिपेंड ऑन क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर, है ना, उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। आर कॉल्ड कर लो, आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलो भाई कोई बच्चा मुझे बताएगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिन्हें हम एक्सटेंसिव कहते हैं।
मास हो सकता है, एग्जाम्पल मास हो सकता है, एग्जाम्पल वॉल्यूम हो सकता है, एग्जाम्पल एंथैल्पी हो सकती है, एंथैल्पी हो सकती है, एग्जाम्पल हीट कैपेसिटी हो सकती है। तिवारी सर ये एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी मतलब हीट होती है ना, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है, अभी तो याद रखिए एंथैल्पी मतलब हीट हो सकती है। तो जो मास है वो भी क्वांटिटी और साइज पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम वो भी क्वांटिटी और साइज पे डिपेंड करता है, हीट वो भी क्वांटिटी और साइज पे डिपेंड करता है। तो बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी, किसी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी है ना, जो उस सिस्टम के, जो इस हम इंटरनल एनर्जी भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही तिवारी सर, इंटरनल एनर्जी जो इस सिस्टम के क्वांटिटी पे या साइज पे, उस सिस्टम के अंदर जो मैटर है ना उसकी क्वांटिटी या साइज पे डिपेंड करता है, उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, है ना। मान लीजिए आपके पेपर में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाई वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आप ये बोलोगे तिवारी सर बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी और साइज ऑफ द मैटर, दैट्स व्हाई द वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एमसीक्यू में आ सकता है, एसर्शन रीजन में आ सकता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये हमारा खत्म हो गया। अब अगले पोर्शन में हमें पढ़ना है कि भाई तिवारी सर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहेंगे। तो अगर आपसे इंटेंसिव पेपर में पूछा जाए तो आप लिखोगे दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डू नॉट डिपेंड ऑन, यहाँ पर डिपेंड था, हुज वैल्यू डू नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर आर कॉल्ड। एक्सटेंसिव हट जाएगा, एक्सटेंसिव की जगह पे क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज को बच्चों हम कौन सी प्रॉपर्टीज कहेंगे बताइए? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। विच प्रॉपर्टीज? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल लिख लीजिए भाई, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं बोलो भाई? टेम्परेचर हो सकती है, बिल्कुल सही तिवारी सर। डेंसिटी हो सकती है, बिल्कुल सही तिवारी सर। प्रेशर हो सकती है, बिल्कुल सही, एटसेट्रा। तो बच्चों दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू, जिसकी जो वैल्यू है ना, डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर है भाई, टेम्परेचर तो उतने का उतना ही रहेगा, चाहे मैटर का साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्वांटिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू साइज ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और जिस पर वैल्यू डिपेंड नहीं करती है उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। अब बच्चों अगले वाले सेगमेंट में बच्चों दैट इज गोइंग टू बी योर वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट आई विल प्रोवाइड यू ऑल डेरिवेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मे पॉसिबल कि एक न एक डेरिवेशन हमारे पेपर में आए। तो अगला सेगमेंट आप बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि अगले सेगमेंट में बच्चों यू विल गेट ऑल डेरिवेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है, तो हम अगले सेगमेंट में मिलेंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय।